नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, राहुल गांधी ने जो है बड़ा खुलासा किया, हाइड्रोजन बम का खुलासा होना है आज। ये तो पहले ही कांग्रेस ने बता दिया था साफ तौर पे। कांग्रेस ने बाकायदा सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताया था कि खुलासे होंगे। साथ में आज वो पूरा पुथन्ना दिखाया उन्होंने कि किस तरीके से ये तैयार किया गया है। ये कागजों का बंडल जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मान के चलिए कि आज की सत्ता में बैठे हुए लोगों पर, चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के सीने पर सांप लौटने जैसी तस्वीरें हैं ये सारी चीजें। राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं, कितने अहम खुलासे हैं। हरियाणा में आप भी हैं बैठे हुए। नायब सिंह सैनी के बयान को तो हमने पहले भी कोट किया था, जिसको आज राहुल गांधी ने दिखाया है, और खेल तो वही हुआ। पूरा एक एक चीज सच साबित हो गई। तो हरियाणा के लोग अब क्या करें? उनके पास क्या रास्ता है? क्या करेंगे? जो सरकार है उस पर कितना भरोसा करें वो? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आया था, अगर आपको ध्यान हो, हमने तमाम चर्चाएं उस दिन में 2 या 3 शो किए थे लगातार बैक टू बैक। राम प्रकाश जी, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वोट चोरी की नहीं है, माफ कीजिएगा। ये ईवीएम की भी लड़ाई नहीं है, ये डेटा मैनिपुलेशन की भी लड़ाई नहीं है, ये एसआईआर की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सड़क की है। और सड़क की लड़ाई किसके खिलाफ है? जो एक लोकतंत्र का डकैत चुनाव आयोग और सत्ता की भूखी एक राजनीतिक दल और उसका एक सो कॉल्ड एनजीओ, जो किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, और वो उसके लिए लोकतंत्र को उन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक उनको चलना पड़े, इससे उनको कोई गुरेज नहीं है। ये बात कहने में आज कम से कम किसी को कोई वो संशय नहीं होना चाहिए। 2 छोटे से एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। हरियाणा के अंदर अगर केवल और केवल 22,799 वोट और होते, तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती और मेजोरिटी में होती। उस मार्जिन से उसको 8 सीटें हरा देगी। ठीक, 8 सीट और जोड़ लीजिए, कांग्रेस पार्टी की 46 सीट होती। ठीक, और बीजेपी कितनी होती? उतनी ही घट जाती। एक। दूसरा, पूरे प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर के वोट 2 करोड़, उसमें 25 लाख वोटर फर्जी, और फर्जी भी स्पेसिफिक हेडिंग वाइज। मैंने डेट वो कार्ड भी भेजा आपको, दिखा दीजिएगा दर्शकों को। डुप्लीकेट वोट 5,21,619, इनवैलिड एड्रेसेस, जो यानी कि एड्रेस जीरो और एड्रेस ये और एड्रेस वो, 93,174। और बल्क वोट्स, यानी कि आपके ही वोट 15 जगह 20 जगह, ब्राजीलियन मॉडल के ज्यादा जगह जो भी है, वो वोट है 19,26,351। केवल इस पे ध्यान दीजिएगा, ये 25 लाख वोट है। कौन सी वोट अवैध तरीके से हटाई गई और कौन सी अवैध तरीके से जोड़ी गई, क्योंकि उनके पास इलेक्शन कमीशन का सेंट्रलाइज डाटा नहीं था, इसको उन्होंने छोड़ दिया। 25 लाख वोट ये ऐसी हैं। और मार्जिन कितना है मेजोरिटी का? 22,799। और अगर आप कुल मिलाकर के, अगर हरियाणा का जीत और हार का अंतर देखेंगे, कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस की वोटों का, वो है 1,17,000। और वोट कितने बढ़ाए गए? 25 लाख। गड़बड़ वोट कहां है? 25 लाख। अब इसका कोई क्या कर लेगा? अगर कोई इसको ये कहता है कि ये राजनीति, ये अपनी डेमोक्रेसी है, तो उसकी सोच को मुबारक। केवल एक चीज देखिएगा, हरियाणा 1966 में बना था 1 नवंबर को, तब से लेके आज तक वहां एक पैटर्न होता है। जो पोस्टल बैलेट का, जो पोस्टल वोट्स आती है, उसका जो पैटर्न है वही आमतौर पे ईवीएम का रहता है। ऑलवेज, ऑलवेज एंड एवर। पोस्टल बैलेट में देखिए, कांग्रेस 73 सीटों पे जीतती है और बीजेपी 17 पे जीतती है। और इलेक्शन कौन जीतता है? बीजेपी। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को है, तो उनको कहना चाहिए, जैसे श्रम निरपेक्ष आयोग, चुनाव आयोग कह रहे हैं ना कि ये सब डेटा फर्जी है, सारी बातें। केवल फर्जी कह देने से फर्जी हो गया क्या? क्या इसके अंदर कुछ और है? ये डकैती है सरेआम, जनादेश की डकैती है। और ये ऐसे नहीं मानने वाले। डेमोक्रेटिकली जो चीजें होती है ना, राहुल गांधी ने फिर भी कहा कि जेन जी है, इस देश के यूथ है, हरियाणा के यूथ है, वो गांधीवादी तरीके से सत्य और अहिंसा के दम पर अपने लोकतंत्र को बचाए, उसको दोबारा कायम करे। आपको क्या लगता है सामने वाला है? कल बिहार के फर्स्ट फेज की पोलिंग में बिहार के कितने लोग उन्होंने मंच पे दिखाए? एक एक गांव से 187 वोट काट दिए गए, और जो नए जुड़ने थे वो जोड़े नहीं। यानी कि जो एलिजिबल हुए वो जोड़े नहीं, और 187 काट दिए गए। आप क्या समझ रहे हैं? वैसे ही राई का एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया, पलवल का एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया। इसको आप क्या मानते हैं?
अगर इसी तरीके से चुनाव भाजपा को जीतना है तो फिर ज्ञानेश गुप्ता जैसे जाहिल आदमी को ये चुनाव बंद करा देना चाहिए, उसको भाजपा को जीता हुआ घोषित कर देना चाहिए। आपने देखा बिहार के अंदर आज पोलिंग हो रही है, कल पोलिंग हो रही है फर्स्ट फेज की, और कल भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। ये शेड्यूल्ड है वोटिंग, क्योंकि सेकंड फेज की बचती है। और वो आदमी कितनी बेहूदगी और निर्लजता के साथ ये कह रहा था कि जिनके घर नहीं है, जिनके पते नहीं है, जो सड़कों पे रहते हैं, जो पुलों के नीचे रहते हैं, उनका हाउस नंबर 0 होता है। राहुल गांधी ने दिखाए किस तरीके से राय में किस आदमी का इतना बड़ा घर कोठी है और उसका एड्रेस 0 है। और उसका पीछे कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट केवल ये है कि उसको आप आइडेंटिफाई ना कर पाए कि वो आदमी कौन है। हाउस नंबर 0। अब इसको आप खुल करके देखिए, क्या इसमें 25 लाख वोट चोरी हुए, 3.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, 8 वोटर में से 1 वोट नकली, कुल वोट 2 करोड़, फर्जी वोट 25 लाख, यानी कि 12.5% वोट नकली। और हार जीत का मार्जिन कितना है? 0.61%। 1 वोट से भी नीचे, 1% से भी नीचे, आधे परसेंट से मामूली सा ऊपर। हर जो भी एक एक आदमी के 100 ब्राजीलियन वोट, उसका जो मॉडल है उसका आप देखिए कितना, उसका जो है 22 बार वोट डालना, 10 अलग अलग बूथों के ऊपर। आपको क्या लगता है ये किसी बूथ की मैनिपुलेशन है? कर लीजिए आप ऐसा। यार क्या कह रहे थे ज्ञानेश गुप्ता कि पॉलिटिकल पार्टियां, जब विपक्षी पार्टियां बकवास करती हैं, उन्होंने बिहार के अंदर हमारी मदद नहीं की और हमारी एसआईआर के खिलाफ एक भी अपील नहीं आई। कभी उन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको पूरा डेटाबेस दिया जिससे वो मैच कर सके? क्या ये सारी एक्सरसाइज जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए है या मैनिपुलेशन के लिए? बूथ पे तो आप ध्यान कर लोगे, जब सेंट्रलाइज्ड मैनिपुलेशन होगी, जब ब्राजीलियन लड़की के फोटो से वोटें डाली जाएंगी, जब एक एक आदमी की 100 जगह पर वोट होंगी, और यूपी के आदमी की बिहार में वोट होंगी, हरियाणा के आदमी की यूपी में वोट होंगी, सब कुछ तो दिखा दिया। इसके बाद आपको क्या लगता है क्या बचता है? और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये सब फर्जी है। फर्जी ये नहीं, फर्जी आप है। सर जरा एक इंटरेस्टिंग चीज मेरा पूछने का बड़ा मन कर रहा है बार बार। बहुत सारे लोग, ये सारा खुलासा राहुल गांधी ने भी किया, बहुत सारी बातचीत हो रही है, हमको जरा एक चीज स्पेसिफिक समझाइए सर। ज्ञानेश कुमार गुप्ता का कुछ अता पता है? अब तक कहीं एक ट्वीट नहीं आया उनका। इसे तो वो मारे इनवैलिड का ठप्पा लगा करके पोस्ट कर देते हैं, ये लो पोस्ट आ गया तुम्हारा, सब बेकार, सब झूठ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, सारे सबूत झूठे हैं, सच्चा कौन? ज्ञानेश गुप्ता। आज कहाँ है सर, कुछ आज है जानकारी? तो ज्ञानेश गुप्ता तो वही है अपनी जगह पे, कहीं पे उनकी जितनी राहुल गांधी ये करेंगे उतनी उनकी कुर्सी मजबूत होगी, उनको उतना ही उनको सत्ता का ज्यादा संरक्षण मिलेगा। आप देखिए एजेंसी के सूत्रों ने खबर चलानी शुरू कर दी है कि राहुल गांधी ने जो बात की वो बकवास है, उसका तथ्यों से कोई वास्ता नहीं। सूत्रों के मुताबिक प्लांट करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाएगी, इलेक्शन कमीशन की बकवास को सच बता के चलाया गया है। और यही डरावना सच है इस लोकतंत्र का, कि सच का गला घोट दो, झूठ को फैलाओ सुबह से शाम तक, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा। मेरा सिंपल आपसे ये कहना है कि अगर हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में ये हो सकता है तो बिहार में क्या होगा? बिहार मतलब ब्राजील की मॉडल, उसकी फोटो यूज कर ली, वोटर आईडी बना दी जाती है, 22 बार वोट डाला जाता है। वो अधिकारी जिन्होंने ये सब किया, वाइज किया या स्टेट वाइज किया, जिस भी रूप में किया, डेटाबेस के अंदर किया, कहां है वो? उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? ज्ञानेश गुप्ता, उससे पहले राजीव अग्रवाल, उससे पहले सुनील अरोड़ा, क्या होगा इन लोगों का? इसीलिए मैं आपको बार बार कहता था कि जो मोदी ने जो उनको प्रोटेक्शन दिया है ना, सब अपने कुर्सी पे रहते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई से, और बैक डेट में दिया है। अब जो चुनाव आयुक्त रहे हैं देश में, अब वाले से लेकर के 1952 तक जितने भी रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पहले किसी प्रधानमंत्री को ये चीज नहीं आई थी ध्यान में। ये इनोवेशन मोदी जी को आया ताकि वो ये सब कर सके जिसके एक एक की चीजें खुल के आ रही है। बेसिकली क्या है कि इसके बाद आप क्या समझते हैं, जो चुनाव है लोकतंत्र में, उसकी मूल इकाई क्या है राम प्रकाश जी? वोटर सूची, और वोटर सूची का शुद्धिकरण। चुनाव से 2 दिन पहले आप मुझे वोटर लिस्ट दोगे, वो भी मशीन रीडेबल नहीं दोगे, ठीक? उसपे मैं एक बूथ का कर पाऊंगा या सारी स्टेट का? आप मुझे सेंट्रलाइज डेटा क्यों नहीं देते हो अगर आप वास्तव में ईमानदार हो तो? उसके बाद अगर किसी पार्टी को शक हो जाए तो वो क्या कहती है कि साहब हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। क्या कह रहे थे वो ज्ञानेश गुप्ता? किसी की बहन बेटियों की मैं सीसीटीवी फुटेज दे दूं? पार्लियामेंट में देखा ना आपने, राष्ट्रपति के चुनाव में सारे उछल उछल के फोटो खिंचवा रहे थे। एक तरफ लोकतंत्र का पर्व है, दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, वोटर लिस्ट नहीं देंगे, मशीन रीडेबल नहीं देंगे।
उसके अंदर एसआईआर के अंदर जो मर्जी आए वो करेंगे। कोई पूछे, सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत दिखा दिए। ऐसा कौन सा सबूत हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाया गया एसआईआर को लेकर के? एक एक घर में सैकड़ों लोग, आपको पता है रियलिटी क्या है? अगर किसी घर में, इलेक्शन कमीशन का कानून नहीं है, मेरा और रामप्रकाश गुप्ता का नहीं, रामप्रकाश राय का नहीं, क्या है कि अगर एक घर के अंदर 10 से ऊपर वोट पाए जाते हैं तो उसकी ग्राउंड वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। और वो ग्राउंड वेरिफिकेशन किसने की, उस अधिकारी का नाम होगा। यहां तो एक के घर में 60-60, 70-70, 100-100। दिल्ली में देखा था आपने बीजेपी के नेताओं के घरों के अंदर, क्या हो गया उसको? ये भारत सरकार और चुनाव आयोग का ज्वाइंट वेंचर है ये, हर एक स्टेट वाइज। जो ये इतने खुल के ये कहते हैं ना कि हम तो चुनाव जीतेंगे, जो आपसे करना है कर लीजिए। अब जब हरियाणा में वोट का मार्जिन 1,17,000 और 25 लाख वोट फर्जी, भगवान भी नीचे जमीन पे उतरा है तो चुनाव जीत सकता है क्या? और हरियाणा के जो लोग जो कहते हैं कि हम तो शौर्य के पता नहीं प्रतीक है क्या है, चुपचाप घरों में बैठे हुए हैं। हरियाणा देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, महाराष्ट्र देखिए। मैं आपको कितने कार्यक्रमों में ये कह चुका हूं कि जैसे ही रिजल्ट आया बिल्कुल चुप, कहीं कोई विजय जुलूस नहीं, कहीं कुछ नहीं। सरकारी खर्चे पर हजारों गाड़ियां, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाएंगे, शपथ दिलाएंगे और 5 साल उस स्टेट का जो करना है वो करेंगे। जब हरियाणा जैसे स्टेट में ये कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों ना करेंगे? और जब महाराष्ट्र में कर सकते हैं तो बिहार में क्यों ना करें? और जब वो बिहार में कर देंगे तो उसके बाद बंगाल के लिए उनकी हिमाकत क्यों नहीं होगी? इसका जवाब है किसी के पास? कौन रोक देगा इनको? 1,17,000 के मार्जिन पे 25 लाख वोट बढ़ा दिया आपने, मैनिपुलेट कर दिए, और फिर आप डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। और सूत्र क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे वो नॉनसेंस, एब्सर्ड है। तो जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, वोटर लिस्ट तुम नहीं दोगे, बूथ का कुछ तुम नहीं दोगे, चुनाव से एन पहले दोगे। पॉलिटिकल पार्टियां राम प्रकाश जी थोड़ा बहुत ध्यान बूथ पे तो रख सकती है, पूरी स्टेट पे कैसे रखेंगी? वो स्टेट के लिए तो आपको एक ही चीज है, जो डीडुप्लीकेशन की बात हुई, जो इसमें भी मैंने आपको बताया कि जब जो वोट है डुप्लीकेट 5,21,000 है, उसको डीडुप्लीकेट करने में तो 1 सेकंड लगता है, एक बटन लगता है राम प्रकाश जी, एक बटन। केवल उसमें ड्यूअल फोटो लिखना है या ड्यूअल नेम लिखना है, वो सारे डुप्लीकेट वोट बाहर हो जाएंगे। आज राहुल गांधी वही लेके आए थे, अगर आपने देखा हो, 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा, वो सारे के सारे 25 लाख का सारा डेटा लेकर के आए थे स्टेज पे। और क्या कह रहे हैं सूत्र कि बकवास है। तो बकवास कौन है ये तो देश देख लेगा, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई सड़क की है और किसी चीज की नहीं। लेकिन एक एक और चीज है सर कि बिहार की अगर हम बात करें, बिहार के रेफरेंस में बात करें, तो फिर क्या मान लिया जाए इस हिसाब से कि बिहार का चुनाव अब बस खाली नाम मात्र के लिए चुनाव रह गया है? बिहार के लोग कहीं वोट डालें, सरकार भाजपा की आ रही है। राम प्रकाश जी, मैं आपको 24 जून को, जिस दिन गणेश गुप्ता ने एसआईआर ऑर्डर की थी चोरी छिपे, मैं उस दिन से आपको क्या कह रहा हूं, बिहार की व्यवस्था कर दी गई है। महाराष्ट्र से भी ज्यादा फुल प्रूफ व्यवस्था बिहार की कर दी गई है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की पेंशन की जानी है, उनको रास्ते से हटाना है, इसलिए वहां पर जो बंदोबस्त है वो वहां से भी ज्यादा है। और मैंने आपको इसका रास्ता भी बताया था। इसका रास्ता केवल एक है कि मैसिव वोटिंग टर्नआउट। भाजपा को पता है कि कितना गड़बड़ कर सकते हैं, उन्होंने वो ऑलरेडी कर रखा है। जो आपने इलेजिटिमेट तरीके से जो हरियाणा में दिख रहा है आपका, उसको लेजिटिमाइज किया गया है एसआईआर के जरिए, उन डुप्लीकेट वोट्स को, उन फर्जी पतों को, वो सारा खेल उसमें किया गया है। मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, काट केवल एक है। अगर विपक्ष को चुनाव जीतना है तो मैक्सिमम मैक्सिमम 80% और उससे अब वोटिंग करेंगे, फिर भाजपा का हाल देख लीजिएगा। वरना चुनाव डन एंड डस्टेड है। ये तो मैं आपको 25 जून से कह रहा हूं, 24 जून को उन्होंने फैसला किया था, इसमें कोई शक मत मानिएगा। हरियाणा में जो खुलासा हुआ है कि कांग्रेस मेजॉरिटी में आ रही थी, बम्पर जीत हासिल कर रही थी, लेकिन पूरा चुनाव चोरी किया गया। यहाँ वोट चोरी का मामला नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा वोट चोरी है वो मंच की नहीं, सड़क की लड़ाई है। ठीक है, सड़क की लड़ाई है, यस, लेकिन अब उसके लिए क्या करें? कांग्रेस पार्टी क्या करे? राहुल गांधी क्या करें? हरियाणा की जनता क्या करे? क्या विकल्प दिख रहा है? नहीं, उसके लिए राहुल गांधी ने रास्ता बताया ना। एक तो उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी दल इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि वोट चोरी की जा रही है, वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है, और हम जल्दी ही कोऑर्डिनेट करेंगे। आपने सवाल जवाब अगर सुने हो तो उसने कहा कि हम सारे के सारे विपक्षी दल बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट करेंगे। एक, दूसरा, आपने देखा स्टालिन ने किस तरीके से तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ 44 पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग बुलाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होगा वो तो मुझे और आपको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बिहार की एसआईआर हो ही गई ना, तो उस पर मुझे चल छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि
केवल और केवल एक रास्ता है सड़क का, और राहुल गांधी ने वो बताया कि जेनजी हो, यूथ हो, उन सबको अगर अपना एक जो डेमोक्रेसी उसको कायम रखना है, बहाल रखना है, उसको संरक्षण करना है, तो गांधीवादी तरीके से अहिंसा के जरिए अपने लोकतंत्र की रक्षा करने का भार उन पे है। और वो गांधीवादी तरीके कौन से हैं? वो सत्याग्रह है, वो रास्ते रोको है, वो जेल भरो है, वो जो भी रास्ते हैं वो लोगों के लिए। वो मैं और आपको ही मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को देखना है, वो एनजीओ को देखना है, वो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है कि वो किस रूप में दें। हाँ, इस घोटाले के बाद जो आज हरियाणा का सामने आया है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं था, लेकिन अब ये रामप्रकाश जी ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। तो ये एक जो उस दिन हम कह रहे थे जब हरियाणा का रिजल्ट आया था, और जो आज सारा डेटा आपके सामने है, उसके बाद कहने सुनने को कुछ बच नहीं जाता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने शुरुआत कहां से की, नायब सिंह सैनी के वो दांत खींचने पोड़ते हुए वो वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, और राहुल गांधी ने उसी से प्रिल्यूड लेते हुए वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की कि वो व्यवस्था ये थी। वो व्यवस्था क्या थी? वो डुप्लीकेट वोट थे, वो इनवैलिड वोट थे, वो बल्क वोट्स थे, फॉर्म 6 और 7 के जरिए ऐड और डिलीट किए गए वोट थे। और इस 25 लाख में भी फर्जी ऐड और गलत डिलीट वो अब भी शामिल नहीं। याद रखिएगा इस बात को। ये फिर भी 12.5% है। अगर उनको भी जोड़ ले, क्योंकि वो डेटा नहीं है उनके पास, वो सारे का सारा जो, अगर वो भी आ जाए तो ये संख्या 20 लाख तक भी जा सकती है। इस बात को भूलिएगा मत। ऐसे में चुनाव कौन जीत जाएगा? तो जो ये एसआईआर कराने का कंसेप्ट आया है, ये केवल इसलिए आया, मैं आपको 25 तारीख से कह रहा हूं, चूंकि महाराष्ट्र में चोरी पकड़ी गई, इसलिए उसको लेजिटिमाइज करने के लिए ये सारा ढोंग रचा गया। और अब देखिए वहां पर क्या था कि वहां पर आप पहले कागज देंगे, जो इन्वेस्टिगेशन फार्म आएगा उसके साथ कागज देंगे। बिहार में ही था ना, वहां पे बाढ़ आई हुई थी, सब कुछ था, लोग हाहाकार कर रहे थे। और बाकी देशों में जहां कुछ नहीं है, वहां क्या कहा गैरेज गुप्ता ने कि वहां कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, जब मांगे जाए तब दे दीजिए। तो बिहार का मतलब समझ गए आप क्या है, या उसके बाद भी कोई संशय बचा हुआ है? ये देश के लोगों को देखना पड़ेगा कि उनकी जो अर्जित लोकतंत्र है उसको हथिया लिया गया है, उसको हाईजेक कर लिया गया है, और वो चंद सर ऐसी ताकतों में आ गया है उनके हाथ में जो सत्ता को छोड़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। सर एक चीज बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए, गांधीवादी तरीके से इसका विरोध होना चाहिए, कैसे होगा सर? सोनम वांगचुक की घटना याद है सबको। सोनम वांगचुक कौन वहां दंगा करने जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? सरकार ने क्या कराया? और इसके अलावा तमाम उदाहरण ऐसे हैं, जब एक पर्टिकुलर परीक्षा के चंद परीक्षार्थी सड़क पर उतरते हैं अपने अधिकार मांगने के लिए, उनको सरकार किस तरीके से पिटवा करके और उस पूरे प्रदर्शन को हिंसात्मक बनाती है। तो जहां पर पूरा विपक्ष साझे रूप में अगर सड़क पर उतरेगा, उनको शांति से प्रदर्शन करने देगी क्या सरकार? आज की तारीख में सरकार इसको स्वीकार करेगी इन किन प्रकार? राम प्रकाश जी, 10,000 यूथ के ऊपर 2,000 गुंडे भेज करके इस तरह का सीन क्रिएट करना अलग बात होती है। जब लाखों लोग सड़कों पे होते हैं ना, सरकार के पसीने छूटते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन में कैसे क्या नष्ट गाड़ दिए गए थे सड़कों के बीच में, सरकार की क्या हालत थी। सारी की सारी पैरामिलिट्री बॉर्डर पे लगा दी गई थी। ध्यान नहीं, आप भूल गए क्या? और उसके बावजूद भी किसानों ने कभी हिंसा नहीं की। इन्होंने क्या करवाया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी बड़ी संख्या होगी, गांधी जी ने तो पूरे देश में आंदोलन चलाया भाई। और वो जो सत्ता की ताकत थी, वो तो पूरी दुनिया पे शासन करते थे, उनका तो कभी सूरज भी नहीं छुपता था। ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो मूल रूप से कायर लोग हैं। अगर इन, आप क्या समझते हैं आप, अगर वो किसान दिल्ली चले जाते तो क्या करते हो? सोचिए आप, क्यों नहीं जाने दिया गया उनको? केवल और केवल वो अपने अधिकार मांगने आए थे। वो रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर लेते। ऐसा क्या चीज थी कि जो आपने उनको दिल्ली बॉर्डर पे रोक दिया? उसके मतलब समझिएगा जरा एक बार ध्यान से, उससे समझ में आएगा आपको कि जो ये सो कॉल्ड कितने इंची हैं, ये मूल रूप से कितने कायर हैं, उसका अंदाजा आपको हो जाएगा। जब कल आपने देखा बंगाल के अंदर कल कितने लोग सड़कों पे थे, शाम को ममता बनर्जी के नेतृत्व में कर लेते ना कुछ। 3 दिन पहले महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ क्या हुआ था बॉम्बे में, देखा था आपने? वहां कर लेते एक बार, वहां तो सरकार भी इनकी है। ये कुछ है ही नहीं राम प्रकाश जी, मैं आपको बता रहा हूं। इनका अब जो आजादी के आंदोलन से लेकर के आज तक का जो इतिहास है, इनका जो इतिहास ही फासिस्ट है। इनका देश से कोई मतलब नहीं, इनका डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं। इनको केवल सत्ता चाहिए, साम दाम दंड भेद ये इनके इन प्रकार है, जैसे मिल जाए। और उसके लिए इन्होंने चुनाव आयोग का जो हाल किया है, मतलब किसी सरकारी दफ्तर से भी बुरे हैं। ज्ञानेश गुप्ता का उन्होंने दिखाया किस तरीके से बोल रहे थे वो, कि हाउस नंबर 0 को जो जस्टिफाई कर रहे थे। और राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली कहा
कि वो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर देखिए उनके क्या कह रहे हैं, कि साफ पता लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। इतना शर्मनिरपेक्ष और निर्लज आदमी इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त है, और देश के लोग देख रहे हैं। हाइड्रोजन बम, अकेला राहुल गांधी क्या कर लेगा भाई, बता दीजिए मुझे। वोटर मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, ईवीएम, वीवीपैट, व्हाट डू यू मीन? द होल सिस्टम इज करप्टेड। पूरे का पूरा, जब वोटर लिस्ट ही साफ नहीं है, वोटर लिस्ट में ही एक ब्राजीलियन महिला के उतने जगह वोट एंट्री करके कोई वोट डालो, कितनी वोट डालो, फिर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये तो, इसको तो क्या ही कह सकते हैं, इसके बाद कुछ कहने को बचा क्या? सर, सुप्रीम कोर्ट से तो स्थिति सबको पता है कि कुछ होना नहीं है। हरियाणा में सत्ता बन चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। देश में एनडीए फिलहाल मिलकर के सरकार चला रहा है, बहुमत अभी भी उनके पास है। ऐसे में आंदोलन क्या 5 साल चलेगा? क्योंकि इसके बीच में और कोई रास्ता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता। चुनाव आयोग खत्म, चुनाव आयोग तो कृपा पात्र बन चुका है, क्योंकि भाई उसको बेटी बहू और दामाद एडजस्ट रखने हैं, पोस्ट रिटायरमेंट और भी फायदे लेने होंगे, अगली पीढ़ी भी सेट करनी होगी, इत्यादि इत्यादि तमाम काम होंगे। ऐसे में अब क्या फायदा होगा इस आंदोलन का, और यह आंदोलन, इस आंदोलन को आखिर कितना लंबा खींचेगी जनता, क्योंकि बदलाव तो 5 साल बाद ही हो पाएगा। राम प्रकाश जी, जो कल बंगाल की स्थिति थी, जो 3 दिन पहले महाराष्ट्र की स्थिति थी, सारे देश के अंदर, राज्यों के अंदर अगर एक बार वो हो जाए ना, उसके बाद आपको लगता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता और ये बाकी जो उनका गैंग है वो ढूंढने मिल जाएंगे आपको, वो इस तरह की चीज करने की हिमाकत कर पाएंगे? बाहर से तो नहीं आने दिया, दिल्ली में भी तो लोग ही रहते होंगे ना। जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे वोट का क्या हुआ और तुम्हारे ऊपर कैसे राज किया जा रहा है, कौन राज कर रहे हैं, फिर कहां जाओगे आप? दिल्ली वालों को भी रोक दोगे? सवाल ये है, संख्या बल महत्वपूर्ण है, मुद्दे के प्रति संजीदगी महत्वपूर्ण है, एकजुटता महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र को बचाने का जज्बा महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि गांधी जी के साथ कितने लोग थे, पूरा देश तो नहीं खड़ा था आजादी के आंदोलन, चंद लोग थे ना सिर्फ, और उसके बाद पूरा मूवमेंट बना वो। तो आपको आज क्या लगता है, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी भगतों की सेना खड़ी की गई, उसका क्या काम है? कोई शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, वहां पे जाके पत्थरबाजी कर दो, नाम उनका लगा दो। जेएनयू के अंदर आपने देखा स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से, कौन लोग थे वो? आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस के लोग थे वो? किसी भी आंदोलन के दौरान जब पुलिस जाती है, आपने जेब पे नेम प्लेट देखी है उनकी, कहां चली जाती है नेम प्लेट? क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बन गया आंदोलनों का रोकने का? क्या देश का आम आदमी इस बात को समझ नहीं रहा है? ये कुछ वक्त की बात है, हर चीज का, हर पाप का गड़ा भरता है, और वो पाप का गड़ा भरा बस अब बिहार की बात है। अगर बिहार में भी अगर यही हुआ, फिर आप देखिएगा, और मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन अगर वोटिंग सर, परसेंटेज महाराष्ट्र 80। में, सर ये तो मान लीजिए राहुल गांधी ने अब बताया हरियाणा की बात, महाराष्ट्र में तो खुल्लम खुल्ला हुआ जो कुछ हुआ। वहां तो महाराष्ट्र के अपने लोग, एक गांव ने कहा कि नहीं, हम एक जो है वो मॉक पोल करेंगे, मॉक पोल नहीं करने दिया गया एक गांव को, और पूरे वो महाराष्ट्र में चू तक नहीं हुई। क्या राम बदल जाएगा प्रकाश ऐसे में? राम प्रकाश जी, यही सत्ता का खौफ है। मैं वही कहता हूं आपको एक बात, डर के आगे जीत है। एक बार डर से बाहर निकल जी, महाराष्ट्र के एक गांव ने किया ना, आप उसकी कल्पना सर, कीजिए लेकिन ये तो सहज। चुनाव दर चुनाव होता रहा है, ऐसे में हम भारत की जनता से क्या उम्मीद करें, कैसे उम्मीद करें कि डर के आगे, डर से वो आगे निकल पाएगी जीतने के लिए? राम प्रकाश जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, एक गांव ने ये फैसला किया कि हम अपना मॉक पोल करेंगे। सरकार की हालत देखी थी आपने, पैरामिलिट्री लगा दी वहां पे, पैरामिलिट्री गांव के लिए। और वो गांव वाले लोग क्या कह रहे थे, मेरे आप जैसे साथी, कि हम अपने यहाँ वोट डाल के देखना चाहते हैं, कोई खास बात नहीं। जब एक गांव के अंदर तो पैरामिलिट्री लगा दोगे, अगर पूरा महाराष्ट्र सड़क पे आ गया फिर क्या करोगे? पूरा हरियाणा सड़क पे आ गया तो फिर क्या करोगे? लोगों के मन में, हरियाणा, हिंदुस्तान में और हरियाणा में, पूरे देश में हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है इस दिमाग में, और वो क्या चीज है कि भगत सिंह तो होना चाहिए, लेकिन राम प्रकाश राय के घर में नहीं होना चाहिए, घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। क्रांति भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा, कोई और कर जाए, भला मेरा हो जाए। ये जो कंसेप्ट है ना, इससे बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। जब एक गांव के लिए आप पैरामिलिट्री ला सकते हो, अगर एक पूरा जिला खड़ा हो गया, एक पूरा राज्य खड़ा हो गया, फिर क्या करोगे आप? कभी ये सोचा है? बेसिकली क्या है कि एक यूनिफाइंग फोर्स, एक एनवायरमेंट बिल्डिंग होती है, जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं। कभी वो अनंत का करते हैं, कभी वो महादेवपुरा का करते हैं, आज उन्होंने हरियाणा का तो पूरा स्टेट ही बता दिया जिस तरीके से, तथ्यों के साथ। इसके बाद क्या बचता है? उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो, क्या नाम, कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से चीजें निकल करके आ रही है, एसआईटी जो चीज निकाल के ला रही है, फिर कहां भागेंगे? फिर तो वो लोग भी पकड़े जाने वाले हैं जो ये करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। वो जो डेटा सेंटर था, जो कॉल सेंटर जिसके जरिए किया गया था, वो भी पकड़े जाएंगे, ये मत भूलिएगा आप।
और फिर सारे 4 जूत मारते वो सारा बता देंगे क्या हुआ। जो एक आनंद के अंदर था, आपने देखा ना 2 कंस्टिट्यूंसी में और मिल गया SIT पास लगती तो हो गया काम। 2 लोग हाथ में आ जाए पूरे देश का मॉडल बता देंगे। वहां पर पता लग गया कि एक वोट डिलीट कराने की फीस 80 रुपए थी उनको, वो 80 रुपए कौन दे रहा था, और 6061 वोट किसने कटवाने के लिए कहा था, वो तो सारा ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे आ गया। ये जो चीज है ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। जैसा राहुल गांधी ने भी कहा ना कि इतने बड़े पैमाने पे क्या लगता है आपको, कोई BLO कर सकता है, कोई DRO कर सकता है, कोई BRO कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, रिटर्निंग अफसर नहीं कर सकते। ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। और उसके बाद RSS और बीजेपी के संगठन के जरिए इसको जमीन पर और पन्ना प्रमुखों के जरिए वहां लागू किया जाता है इसको। अब कहां बच गई कसर, आप सामने यार जो वोट काटे जाते हैं वो कैसे काटे जाते हैं। उन्होंने लोग खड़े किए कि हम कांग्रेस के वोटर हैं। राय में बताया ना कि हमने अभी लोकसभा में वोट डाला था और 4 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हमारा वोट कट गया। वो किसका काम था, वो उन्हीं पन्ना प्रमुखों का काम है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है कि संगठन का, चाहे वो RSS हो चाहे पन्ना प्रमुख हो, इतना टेंडम में काम करते हैं प्रशासन के साथ कि किसी को भनक नहीं लगती। हाँ एक ध्यान रखते हैं, वो मेरे आप जैसा जो सक्रिय जो संवेदनशील आदमी है, जिसको समझ है चीजों की, उसका वोट कभी नहीं छेड़ेंगे। वो गरीब गुरबों का, ऐसे लोगों का जो बेचारे कहीं जा नहीं सकते, वो है उनका वोट काटेंगे, ताकि काम सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। ये पूरे देश का है, ये कोई अलग से नहीं है, ये पूरे देश में यही मॉडल है। और ये पन्ना प्रमुख मैं आपको जो बार बार कहता हूं, ये है लोकतंत्र के लिए असली खतरा। एक पार्ट वो है, एक पार्ट सेटेलाइज ऑपरेशन का है। और कुल मिला के जो भाजपा की जीत, और राहुल गांधी एक चीज और की कहीं याद रखिएगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं, 2019 का लोकसभा चुनाव भी इन्होंने ऐसे जीता है, ये भी ध्यान रखिए। बिल्कुल, चुनाव दर चुनाव ये चीजें खुलती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी बेशर्मी के साथ चुनाव आयोग अपना सीना तान करके लोगों को गुमराह करने का काम करता है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता टाइप लोग बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अपनी बात, अपने कुतर्क जो है वो चिल्ला चिल्ला करके बताने की कोशिश करते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी, मैं एक दिन जिक्र कर रहा था इसका कहीं, कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भाषण देते थे तो वो जो पॉज लेते थे उससे भी लंबा लंबा पॉज ज्ञानेश कुमार गुप्ता लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे खैर छोड़िए, उनके ऊपर क्या ही टिप्पणी की जाए। वो तो मुझे लगता है कि इस क्यों, खुलासे के बाद हर शायद वो हर वाक्य में विषय नहीं बोलते। वो विषय कौन बोलता है, मोदी जी से लेके अमित शाह से लेकर के किसी भी संघी को पकड़ लेना आप, हर वाक्य में 2 बार विषय बोलेगा। ये संघी होने की मूल पहचान है, भाषा का जहां तक सवाल है। बाकी तो तमाम चीजों से पहचान सकते हो आप संघी को, लेकिन भाषा से भी पहचान सकते हो। तो उनके हर वाक्य में 2 बार विषय मिलता है आपको। चलिए, अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी फिर शायद बाद में बताएंगे कि वो बचपन से शाखा जाते थे कि नहीं जाते थे, बचपन में क्या उनके साथ होता था क्या नहीं होता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।